हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको रिएक्ट कैसे करना है। देखो, ज़िंदगी अपने अपने बचाते फिरोगे तो कुछ होगा नहीं। कुछ करने के लिए ना वो थोड़ा सा हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। जब आप गलत इंसान को देखोगे, बोलोगे, पहले ज़माने में क्या होता था, किसी बच्ची को कोई छेड़ के तो देखे, सारा गांव पूरा पढ़ के उसकी बंदे की तो मतलब हालत ख़राब कर देते, मार ही देते थे। तब लीचिंग होती थी, वो था सही तरीका। आज तो कोई बोलता ही नहीं। सामने कोई लड़की को छेड़ जाए, मार दे, कुछ भी कर दे, पड़ोसी को ध्यान नहीं रख रहा है कि भाई पड़ोस में क्या कुछ किसी को तकलीफ़ तो नहीं है। अगर किसी चीज़ में मैं फेल होती हूँ ना, तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती जल्दी। मुझे लगता है मैं तब तक कोशिश करती रहती हूँ जब मेरा लास्ट, मतलब कई बार मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, यार बस कर, छोड़ दे, ये नहीं हो पाएगा। और आपके हस्बैंड एक एनएसजी कमांडो है, बस ये मेंशन करना है। एनएसजी के फोर्स कमांडर रहे। ही कमांडेड एनएसजी और उन्होंने एनएसजी का आपने सुना होगा पठानकोट इनकाउंटर वाज लीडेड बाय माय हस्बैंड। आज की पॉडकास्ट गेस्ट एक बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड आईपीएस ऑफिसर है। इनका सर्विस मोस्टली कश्मीर में था। आज के पॉडकास्ट में हम जम्मू एंड कश्मीर की असलियत के बारे में जानेंगे, इनकी कहानियों के बारे में जानेंगे और इनके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ऑनेस्टली मैं ये चाहता हूँ कि देश की हर लड़की तक ये वाला पॉडकास्ट पहुँचे, ताकि आप शाहिदा गांगुली से एक करेक्ट माइंडसेट सीख सके। दोनों लड़के और लड़कियां एक करेक्ट माइंडसेट सीख सके। पर भारत में सख्त जरूरत है कि हर भारतीय लड़की तक ऐसी माइंडसेट की एक झलक पहुंच जाए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पॉडकास्ट के बारे में, बस ये कहूंगा कि अगर आपको हमारे मिलिट्री पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, अगर आपको थोड़े एक्शन वाले पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं, तो ये वाला पॉडकास्ट भी आपको बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। यह है आईपीएस शाहिदा गांगुली, द लेजेंड ऑन TRS। एसीपी शाहिदा परवीन गांगुली मैम, आपको टाइग्रेस ऑफ इंडिया क्यों बुलाया जाता है? आई थिंक मैंने जो भी ज़िंदगी में किया वो बिल्कुल निडर होके किया। और मैं कभी किसी के आगे, सिवाय भगवान के कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, जीसस कह लो, उसके सिवाय मैं किसी से डरी नहीं कभी। पहले एक स्टेज था ऐसा कि जब मैं बिल्कुल निडर, जिंदगी मौत कोई परवाह नहीं, आएगी तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, आए हैं तो जाना है एक दिन, तो अभी चले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर एक ऐसा स्टेज आया जब थोड़ा सा लगा, नहीं, आई हैव टू स्टे फॉर माई फैमिली एंड ऑल। लेकिन उसके बाद एक ऐसा फिर स्टेज आया, समझ आई कि ज़िंदगी एक्चुअली क्या है कि ऊपर वाला लिखता है, उसने लिख के रखा है कब आपको रहना है, कब आपको जाना है। तो इसीलिए मुझे कभी डर नहीं लगता। ओके 70s और 80s में आपको कश्मीर के बारे में क्या याद है वर्सेस द 90s? कि कल ही एक आईपीएस ऑफिसर के साथ कश्मीर के टॉपिक को लेकर एक बहुत बड़ा पॉडकास्ट हुआ है। ओके। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रेश है। पर आप ओरिजिनली कश्मीर से हो तो आई एम श्योर कि आपका नज़रिया पूरा अलग है एज कम्पेयर टू पीपल हु हैव जस्ट सर्व्ड। आपने वहाँ सर्व भी किया और आप रहे भी वहाँ हो। 70s और 80s वर्सेस 90s के बारे में बताइए। या वर्सेस टुडे। ओके 80s में जनरली ये शुरू हुआ। मुझे याद है तब हम 90s में तो हमें होश थी ना, 80s में कुछ होश नहीं है। जब बहुत छोटे थे, 11th-12th में पढ़ते थे, तो कुछ इतना ज़्यादा दुनिया की लेनी देनी थी, क्योंकि पुंछ ऐसा था कि पुंछ में बॉर्डर में क्या आके ना रुकते नहीं है ये लोग, वहाँ पे क्रॉस हुआ और आगे चले गए। तो जनरली ये होता था कि वहाँ से जो ही क्रॉसिंग की और आगे जाके फील्ड में चले जाते थे। उस टाइम पे एक्चुअली मिलिटेंसी जब शुरू हुई, उस टाइम पे क्या था कि लोगों का ये नज़रिया था, सब लोग इनके साथ होते थे। मतलब सब लोगों का ये था कि भाई यहाँ पे मुश्किल हो गई,
जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे, उनसे हम सुना करते थे, पूछते थे, ही वाज फ्रॉम एक्चुअल कश्मीर, पुलवामा से थे, तो हम पूछते थे क्यों, मतलब ऐसा आप मिलिटेंसी क्यों फैल रही है, क्यों लोग मतलब उस तरफ दहशतगर्दी की तरफ जा रहे हैं। तो उस टाइम पे उनका ये था माइंड कि हम अगर जो कश्मीर में जो कल्चर है वो ख़राब हो रहा है, लड़कियां ख़राब हो रही हैं, फॉरेन कल्चर्स, अगर आपको याद होगा 70s 80s में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते थे कश्मीर कश्मीर में, बहुत ज़्यादा। तो इतना फॉरेन कल्चर हो गया था कि मतलब जो सिटी की, कश्मीर सिटी में, जैसे कि लड़कियां वहाँ पे अगर सख्ती होती थी तो हिजाब सर पे रखती थी, तो बट स्कर्ट तक पहनती थी लड़कियां, उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। वो लोगों को कुछ को गवारा नहीं हुआ, और बहुत सारे रीज़न हैं, पॉलिटिकल रीज़न हैं। लोगों को जनरल, एक लोगों को वो था, वो जो पहले से इशू चला आ रहा है, भई हमको अलग स्टेट चाहिए, अलग चाहिए, तो वो एक माइंड सेट बनाया गया। वो कुछ रीज़न थे, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थिंग्स थी, जिनको फिर लोगों को लगता था। एक रीज़न मेन जो मैं जो मतलब वो जो कहते हैं ना, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी कि वो था कि भाई हमारी बच्चियां जब बड़ी होंगी तो वो ऐसे माहौल में नहीं रह पाएंगी। वो उनका एक प्रोफेसर के माइंड सेट की बात कर रही हूँ मैं, मतलब मतलब मॉडर्नाइज्ड माहौल मॉडर्नाइज माहौल, जहाँ फॉरेनर्स हाँ, है। जहाँ ओके। फॉरेनर्स हैं, जहाँ कल्चर मतलब खराब हो रहा है, कल्चर हाँ जी। कश्मीर कल्चर, जम्मू कश्मीर कल्चर वेरी रिच कल्चर, हर तरह से उनके आप क्राफ्ट ले लो, उनका रहन सहन ले लो, बहुत अच्छा। आज भी अगर आप जाओगे तो मतलब आपको लगेगा कि यार इतना अच्छा कल्चर, इतना अच्छी मतलब मेहमान नवाजी वो वहीं पे है। आपको मतलब 10 वो पकवान तो खिला के ही छोड़ेंगे, चाहे आप खाना भी नहीं चाहोगे। जी। तो उस टाइप की वहाँ ये शुरू हुआ। बीच में रीज़न आपको पता है जब क्या होता है, जब बेरोज़गारी भी हुई, कुछ लोग बेरोज़गार थे, फिर रेडिकलाइज़ हुए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रेडिकलाइज़ करना। ईज़ी है ना, बच्चे को टीनेज को पकड़ो और आप उसको रेडिकलाइज़ कर दो। पाकिस्तान का भी एक बहुत हाँ, बड़ा वो तो रोल बड़ा था। नेचुरल, मतलब उसका तो देखो, उसका रोल इसलिए रहा कि उसको ईज़ी था इस्लाम के नाम पे आपको बताओ कि यहाँ पे ज़ुल्म हो रहा है। ये मेरे अपने टाइम की बात मैं आपको बताती हूँ। एक हमारे टाइम पे एक मिलिटेंट ऐसा पकड़ा गया था, पकड़ा नहीं गया था, उसने सरेंडर करा था। उसने जब वो पाकिस्तान से आया तो एमटेक था, तो यहाँ पे जब जो ही उसने रजौरी में लैंड किया तो उसने उसको बताया, उसको ये बताया गया था कि वहाँ पे इतनी सख्ती है, नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जाता, मतलब औरतों की बहुत ज़्यादा मतलब बेहुरमती होती है, औरतों को मोलेस्ट किया जाता है, मुस्लिम्स औरतों को। तो जब वो लैंड किया, आया रजौरी, तो उसने आते ही देखा, आते ही पहले अज़ान सुनी, तो ही वाज़ सरप्राइज़्ड, पढ़ा लिखा बंदा था। तो उसने जब वो अज़ान सुनने के बाद, उसके बाद उसने देखा कोई कुछ ऐसा है नहीं है कि सब नमाज़ पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो उसने पूरे अपने वेपन उठाए और जाके आर्मी में जाके सीधे ही चला गया कि मुझे सरेंडर करना है, मुझे नहीं ये करना है। तो वो पढ़ा लिखा था। अब मैं आपको इसी का एक अपोज़िट बताती हूँ। एक बार हमने एक ऐसे लड़के को, यंग था, बच्चा था, उसको पकड़ा, तो हम इंटरोगेशन कर रहे थे, तो इंटरोगेशन करते-करते मैंने उसको पूछा, तुम क्यों मतलब इस तरफ आए हो? क्यों भई, तुम्हें क्यों मतलब मरने, ये तो रास्ता मरने का है। तो उसने मुझे एक बड़ी अजीब-सी बात बताई, बिल्कुल उसको कुछ पता नहीं। मैंने कहा किस लिए? कहता इस्लाम के लिए। मैंने कहा इस्लाम का कलमा आता है तुझे? मतलब जो हमारा फर्स्ट मतलब कलमा पढ़ना आएगा तो तभी मुसलमान होगा। तो उसको कलमा तक नहीं आता था। उसको वो बोल नहीं पाया। तो तब मैंने उसको थोड़ा मतलब जब थोड़ा धमकाया, तो उसने तब बोला, कहता नहीं, रीज़न ये नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता इस्लाम क्या है। मुझे तो अनपढ़ था बिल्कुल, टोटली मतलब अनएजुकेटेड पर्सन, यंग लड़का। कहता मेरे गाँव में उसने किसी का नाम लिया, वो मिलिटेंट बना। उसकी मतलब वो अपनी लैंग्वेज में बोलता, वो गाँव का पहाड़ी लड़का था। कहता डैल, मतलब उसकी बड़ी वो जो स्वैग जिसको बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में वाह! बच्चे, वो स्वैग है, गन है, पावर है, जिस घर में भी जाता है, जहाँ भी उसकी बड़ी इज़्ज़त होती है। तो इसलिए मैंने भी गन उठा ली। तो क्योंकि वो मेरा वो था, दुश्मन था, तो उसने उठाई तो मैंने भी उठा ली।
मैंने कहा तू तो चलो आ गया, पकड़ा गया, बच गया, नहीं तो वो तो बचेगा भी नहीं। तो इसी तरह क्या होता था कि जब मैंने एंट्री की इस फील्ड में, तो मेरे पास जितने भी वो जो फाइटर थे, जो लड़ते थे, जो इन्फॉर्मर थे, वो सब इनके साथ थे। वो एक मुझे तब बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि उस टाइम पे, हमारे टाइम पे, देयर वाज नो मोबाइल, देयर वाज नो अदर नेटवर्क, सिर्फ हम हैंडसेट होते थे। तो हैंडसेट पे कितना आपको वो सब सुनते हैं, क्योंकि उनके फ्रीक्वेंसी पे चलता है, तो उस पे हम इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकते। उस टाइम पे अगर आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देनी है तो उन्हीं के बंदों को निकालना पड़ेगा, स्पाई की तरह। स्पाई, उन्हीं के बंदे जो उनके साथ चलते थे। कैसे पता चलता था कि जैसे पता चला कि एक लड़का जिसके फादर की इनकम महीने की 2000 भी नहीं है, और वो बच्चा 5000 का शूज़ पहन के घूम रहा है, और आगे पीछे लोगों ने बोला कि ये उनके साथ चलता है, उनके साथ जा रहा है, और ये जाने की ट्रेनिंग करने की तैयारी में है, बाहर जाने की तैयारी में। हमने वैसे वैसे लड़कों को मैंने टारगेट किया, पकड़ा और बिठाया और समझाया। पहले पूछा, नहीं मानते, एकदम से कौन मानता है। तो फिर जब क्वेश्चन किए गए, तो तब जब वो माने तो कहते नहीं, हमको हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो हमको गन चाहिए, हमको मतलब वही मतलब फैसिनेट हुए हैं गन की तरफ, ये माहौल ऐसा हो गया था। तो तब मैंने ये कह के अपनी तरफ लाया कि गन चाहिए, मैं दूंगी गन, लड़ना है तो देश की तरफ लड़ो। फिर मुझे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा जो हमेशा मैं हर जगह बोलती हूँ, मैं और ये रियलिटी है जो हमारे इस्लाम में कहते हैं भी हैं, कुरान शरीफ में लिखा है कि वतन की मोहब्बत आधे ईमान की निशानी है। क्योंकि मैं अपनी मदर से क्वेश्चन करती थी, हम भी कंफ्यूज थे कि भाई अगर ये जहाद करके बोल के आगे जाते हैं, तो जहाद के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या हम अगर इनके अपोजिट में, इनके खिलाफ लड़ेंगे, तो हमें कोई क्या हमारा कहते हैं ना डर खौफ जो कब्र की तरफ, वो खराब तो नहीं होगा। तो मैं अपनी मदर से मैंने जब पहले क्वेश्चन किया था, क्या मतलब ये जो ये लड़ रहे हैं, अगर हम इनके अपोजिट जाके इनके खिलाफ लड़ेंगे तो क्या गुनाह है या सवाब है। मुझे ये बड़ा कन्फ्लिक्ट इनिशियली, मैं बता रही हूँ आपको। तो मेरी मदर ने एक ही क्वेश्चन में एक ही आंसर में सारा जवाब मुझे दे दिया था। उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये जो जहाद है, ये जहाद इस टाइप का नहीं है। जहाद होता है नफ्स का जहाद, जैसे अपने आप से अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने का। हाँ, समाज में अगर बुराइयां हैं, उसके खिलाफ अगर आप बोल रहे हो, वो जहाद है। आप अगर कहीं गलत हो रहा है, दुनिया के साथ गलत हो रहा है, वहाँ लड़ो, आप, वो जहाद है। लेकिन देश के फेवर में अगर आप खड़े होते हो, कहते हैं वतन की मोहब्बत आधे ईमान की निशानी है, तो आधी जंग तो आपने जीत ली। तो फिर वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता था कि मुझे लगा कि नहीं, मेरा मुल्क, मेरा देश यही हिंदुस्तान है, जिसको हम बचपन में आँख खोली तो मेरा मुल्क है। तो इसके लिए अगर मैं लड़ूंगी तो मेरा आधा ईमान तो वैसे ही हो गया, बाकी हम कर लेंगे थोड़ा बहुत घूम फिर के पूरा। आई थिंक इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा और हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पर ऐसी बातें होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने बेसिकली दो चीज़ें कही। पहली कि देश की मोहब्बत आधे ईमान की निशानी है। आधे ईमान की निशानी को समझाइए थोड़ा। आधे ईमान की निशानी मीन्स अगर हमारा पूरा ईमान कब होगा, जब हम प्योर होंगे। ओके। रियलिटी में आप बेसिकली क्या होता है, प्योर होना मीन्स आप बेईमानी नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हो, आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद समझ आए कि हम अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं। तो ईमान मतलब एक ईमानदार इंसान, आप किसी को भी बोले ये बड़ा ऑनेस्ट पर्सन है, तो उसकी आधी ईमानदारी तो यहाँ, अगर आप देश से नहीं मोहब्बत करते हो, मैं तो ये मानती हूँ, मैं तो मतलब ये कहती हूँ कि अगर आप अपने देश से मोहब्बत नहीं है आपको, तो आधा ईमान आपका वहीं कट गया, ख़त्म हो गया। अब आप आगे क्या कर लोगे फिर? पहले ये तो कर लें हम कि अपने वतन के लिए तो मोहब्बत शुरू होनी बड़ी, पहला तो ईमान है ना जी। दूसरी चीज़ जो आपने कही है, इस्लाम में और कुरान में जिहाद की एक्चुअल डेफिनेशन, यस, और इसी डेफिनेशन को
गरीबों के पास लेके मतलब टेररिस्ट लेके जाते हैं और उन्हें गलत डेफिनेशन देते हैं और कहते हैं कि जिहाद मतलब लोगों को मारना, पर असल में जिहाद का मतलब होता है खुद के बुराइयों को मिटाना। हाँ, करेक्ट? हाँ, यस। ओके। जिहाद कब होता है? जिहाद के बहुत सारे, आई एम नॉट स्कॉलर, मुझे कोई इतना ज़्यादा इस्लाम नहीं पढ़ा है कि मैं बहुत ज़्यादा इस पे, लेकिन जितना हमने जाना है, जिहाद का मतलब है बुराइयों के खिलाफ लड़ना। पहले नफ्स के साथ जिहाद करना। नफ्स मीन्स अपने आप, अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने को भी जिहाद कहते हैं। आपको बुराइयों से लड़ने के लिए, आप किसी बेगुनाह को मार रहे हो और कह रहे हो जिहाद है, इट्स नॉट लाइक दैट। किसी इस्लाम में तो किसी के आपको पता हमें क्या सिखाया जाता है कि सब कुछ माफ़ होगा, हमें किसी की बैक बाइट माफ़ नहीं होगी। क्यों? अल्लाह कहते हैं कि अगर आप कुछ भी गुनाह कर दोगे तो मैं मेरे पास आओगे, मैं माफ़ कर दूंगा। लेकिन अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, अगर आप किसी के मतलब पीठ पीछे उसका मतलब बुराइयां कर रहे हो, बातें कर रहे हो, गॉसिप कर रहे हो, तो आपको पहले उससे माफ़ी लेके आना है, फिर मैं माफ़ करूँगा। वो माफ़ी नहीं है। फिर आपको अपने इर्द गिर्द, इस्लाम में इतना तक बताया है कि अगर आप रात को सोते हो, अगर आपका पड़ोसी भूखा सोया है तो आप माफ़ नहीं होंगे, आपको बख्शिश नहीं मिलने वाली। अगर आपके किसी को बेगुनाह को आप थप्पड़ भी मारोगे तो वो भी आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो कत्ल तो कहीं किसी जगह पे कोई जगह ही नहीं है उसकी, कोई मतलब कोई मकाम ही नहीं है उसका कत्ल का करना, फिर मारना, बेगुनाहों को मारना। बेसिकली क्या हुआ है, जितना भी हम सब यहाँ तक जान पाए हैं, कुछ लोगों ने, जो गलत लोग थे, जो क्रिमिनल्स थे, उनको कोई रास्ता एक मिल गया, मौका मिल गया, उन्होंने गन उठा ली। और पहले वो ऐसे लूटते थे, अब वो गन के साथ लूटते हैं। नाम मिलिटेंट्स, नाम उसका दहशतगर्द कह लो, उनकी मुजाहिदीन कह लो, उनके हिसाब से वो बन गए। मुजाहिदीन तो वो थे। लेट मी टेल यू वन थिंग, अब इस्लाम की बात चली है तो मैं आपको बताती हूँ, इस मिलिटेंसी के खिलाफ 1400 साल पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला की जंग में 72 लोग लेके, वो यजीद के आगे नहीं झुके। अगर वो झुक जाते तो इस्लाम का आज नामो निशान नहीं होता। वो प्रॉफिट, अगर आप थोड़ा सा कुछ उनके बारे में जानते हो, मैं आपको बताती हूँ। इमाम हुसैन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, बेटी के बेटे थे। उनकी नहीं, वो दोते, मतलब उनका बेटा नहीं था, तो बेटी ही के बच्चे उनके समझो डिसेंडर्स थे जी। उनको क्या किया गया, उनके पहले उनके फादर को, अगर आपने कहीं पे सुना होगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अली के नाम पे आपने कितनी कवालियाँ, कितना सब कुछ सुना। उन्होंने 4 साल, अगर वर्ल्ड की हिस्ट्री उठा के देखिए, इट्स हिस्ट्री, 1400 साल इज़ नॉट वेरी फार, मतलब काफ़ी लंबा हिस्ट्री तो नहीं है। 1400 साल के पहले जब हज़रत अली ने अपनी हुकूमत की है, जब वो खलीफा थे, जैसे कि आज राजा बोलते हैं, खलीफा थे, तो उन्होंने 4 साल की उनकी, आज हिस्ट्री कहती है सबसे शानदार टेन्योर था, क्योंकि उनके टाइम पे कोई रात को भूखा नहीं सोता था। वो रात को जाते थे, जब वो एक बादशाह थे, रात को निकलते थे अपने कंधों पे उठा के चावल की बोरियां, चावल का आटे वगैरह को लेके गरीबों के, यहूदियों के, जिनको जूस को, आपको पता कितना डिफरेंसेस इस्लाम और जूस में कितना लड़ाई है, लेकिन उनके घरों के बाहर छोड़ के आते थे, किस लिए? कि वो भूखा ना सोए। वो इस्लाम है। उसके बाद उनके टेन्योर पे कोई भूखा नहीं रहा, कोई मतलब उसके टाइम पे सबसे बेस्ट टेन्योर उनका कहा जाता है, बादशाही जो कही जाती है। फिर उसके बाद उनके बेटे थे इमाम हुसैन, इमाम हसन, वो शांति परस्त थे, लेकिन उन्होंने क्योंकि उस टाइम पे वो हालात नहीं थे, वो तैयार नहीं थे कि वो लड़ पाएं। उनको भी एक टाइम पे उनको पॉइजन दिया गया, उनको शहीद किया गया, क्योंकि वो डिसेंडर थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिसेंडर थे। उनको पता था ये कभी ना कभी तो हमसे ये ले लेंगे जगह।
उसके बाद यजीद का जब टेन्योर आया, उसने कोशिश की कि इमाम हुसैन से ट्रीटी ले, उसको अपने अंडर कर ले, क्योंकि क्या था अंदर जो आप गलत इंसान जब बैठता है कहीं, बादशाहत करता है, राजा हो या आप एडमिनिस्ट्रेशन में दे, और नीचे लोग कुछ ना कुछ तो कानाफूसी होती है, थोड़ा लोग साइड होना शुरू हो जाते हैं, उनको पता होता है एक्चुअल वारिस कौन है। तो वो उस यजीद को समझ आना शुरू हो गई, तो उसने कहा कि अगर ये मेरे फेवर में आ जाए, मेरी बात मान ले, और तो मेरा तो राज चलेगा, लंबा चलेगा। कोशिश की गई कि इनको अपने तरफ बैयत जिसको कहते हैं, उनके अंडर, मतलब उनको अपने अंडर ले लें, उनसे समझौता कर लें, वो मान लें उनकी बात को। तो उन्होंने नहीं माना, और उसके बाद उनको बुलाया गया। पहले तो उनके पीछे भेजा गया काबा में, जहाँ पे हमारे मतलब मक्का मदीना में, वहाँ पे भेजा गया शहीद करने के लिए। उनको जब पता चला कि यहाँ पे, पता तो लग गया कि मुझे यहाँ पे शहीद करने के लिए आए, वो वहाँ पे खून खराबा नहीं करना चाहते थे, तो तभी वो करबला गए। उन्होंने जाके वहाँ पे उनको प्रॉपर टाइप से लोग भेजे गए, जैसे हज़रत हुर जो पहले शहीद करबला के हैं, वो आए। उन्होंने कहा आप रास्ता निकल जाइए, हम, यजीद ने कहा है कि मैं आपको नहीं मारूंगा, आप छोटे छोटे बच्चों के साथ आए हो, आप निकल जाइए, आप कहीं और चले जाइए, हम आपको नहीं मारेंगे, क्योंकि हम चाहते नहीं कि फिर बाद में हिस्ट्री दोहराए कि रसूल के जिनका कलमा पढ़ते हैं, जिनका मज़हब रखते हैं, उन्हीं के नवासे को शहीद कर दिया, उन्हीं की फैमिली को ख़त्म कर दिया। बट वो 6 महीने के बच्चे के लेके वो उस टेररिज्म के सामने खड़े हुए। आज जो इस्लाम हम देख रहे हैं, उस टाइम अगर वो नहीं खड़े होते, अपने 6 महीने के बच्चे तक को शहीद किया, 72 के 72 शहीद हुए, उसके बाद उनकी फैमिली के साथ कितना मतलब टॉर्चर किया गया, लेकिन कोई नहीं बोला। वहाँ पे अगर उनकी सिस्टर थी बीबी ज़ैनब, आप कभी पढ़िए उसके बारे में, उन्होंने पूरी, जैसे इमाम हुसैन के बाद पूरी कमान थामी, पूरे जितना भी पूरा उनका, जितनी भी फैमिली थी, जितने भी लोग थे, उनको साथ लेके चली। वो भी औरत थी, लेकिन वो जब एंड पे कुछ लोगों को तो पता ही नहीं था ये किसको, वो सोचा कि बादशाह को हम लूट के आ रहे हैं, लेके आ रहे हैं, मतलब डोल सर गर्दन कलम करके उनके ऊपर जो नेज़ा जैसे होता है ना, जैसे बर्छी सी होती, क्या बोलते हैं उसको, भाला टाइप नहीं होता, उसके ऊपर रख के सर लेके गए। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो किसी को पता ही नहीं था, तो कूफा के लोग भी नहीं जानते थे कि ये किसका, मतलब किसको जीत के आए। ढोल चल रहे हैं, पत्थर, मतलब पूरी फैमिली को पथराव किया गया। उसके बाद जीतने के बाद उनकी सबके 72 के 72 सर उसके ऊपर लेके काट के लेके गए, और ढोल चल रहा है। तो जब वो भी एक औरत थी जिन्होंने फिर स्टेज पे खड़े होके वो खुतबा दिया। खुतबा मीन्स वो बोली कि यजीद, तुझे पता है तूने किसको मतलब लाया हो शहीद करके, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, जिसको तुम मानते हो। वहीं पे उसका रिवोल्ट हो गया था। उसके अपने बेटे ने, यजीद का तो फिर अब नामो निशान नहीं। वो तो 2-4 महीने के बाद या साल के बाद तो उसका वो खुद कैसे मरा, किसी को देयर इज नो हिस्ट्री, कहाँ पे मरा, कहते हैं पागल होके मरा। उसके अपने बेटे ने उस गद्दी पे बैठने से इनकार कर दिया, कहा मैं नहीं बैठूंगा। टेररिज्म के खिलाफ तो इस्लाम तब से खड़ा है। वो भी टेररिस्ट था, यजीद एक बहुत बड़ा हिस्ट्री का टेररिस्ट था। आप अगर नेल्सन मंडेला की उसकी एक से है, उसने कहा कि मैं 25 साल जब जेल में रहा, जेल में रहने के बाद, जब मैं 25 साल के बाद में जब एक दिन मैं इतना थक गया था कि मैंने रात को डिसाइड कर लिया, मैं सुबह जाके अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, मैं मतलब अब आराम से रहूँगा, मुझसे नहीं अब हो सकता। कहते फिर मैं ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में आया कि अगर इमाम हुसैन ने अपने बच्चों को शहीद होने से नहीं घबराए, तो मैं तो ये अकेला जेल में हूँ, मुझे क्यों घबराना है। तब कहते उसने मुझे स्ट्रेंथ दी, मैं आगे बढ़ा। तो इमाम हुसैन मजलूम नहीं थे। लोग कई बार हम बहुत, आपने देखा होगा मुहर्रम का जुलूस में हम हमेशा मतलब बोलते हैं, रोते हैं कि मजलूम पे ये हुआ। वो मजलूम नहीं थे। ही न्यू दैट कि मेरे साथ कल क्या होगा। उन्होंने बैठ के एक रात मांगी, सबको बुला के बैठ के इबादत की रात मांगी। कहा कि मुझे 9th मुहर्रम को ही जंग होनी थी।
तो उन्होंने 10th एक रात मांगी कि सबको बुला के, इसलिए बोला कि मैं इबादत करूँगा। उस इबादत की रात को, सारी रात को बुला के सबको बिठाया और बोला देखिए कल हम एक एक करके सब शहीद हो जाएंगे, आप चाहें, मैं आपसे नाराज़गी नहीं लूँगा, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आप जा सकते हैं। मैं फिर कहते हैं कि फिर ये रवायत है, एक्चुअल ये हिस्ट्री है, उन्होंने फिर जब सब कोई नहीं उठा तो उन्होंने फिर लाइट्स ऑफ कर दी, लाइट्स ऑफ की कि आप शायद आपको शर्मिंदगी हो मेरे सामने उठने से, आप अंधेरे में चले जाइए। कोई नहीं गया, वो सब खड़े रहे उनके साथ। वो किसके खिलाफ थे? उस टेररिज्म के खिलाफ थे। आज हम अगर उस टेररिज्म को कुछ और नाम दें तो दैट आई डोंट बिलीव इन दिस टेररिज्म। तो मुझे आपसे एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहनी है। जी जी। जिस तरह से आपके पुलिस फोर्स के करियर में आपकी ड्यूटी थी सिक्योरिटी रिलेटेड, सॉरी मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है, पर आपके लाइफ के इस फेज में मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत जानकर, और ये पॉडकास्ट का एंड बिल्कुल नहीं है, हाँ नहीं कोई नहीं, बात करो मतलब, हाँ जी। आई फील कि आपकी एक ड्यूटी है कि आपकी वॉइस अब पूरे कश्मीर तक पहुंचनी चाहिए इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि आप खुद एक कश्मीरी हो, लोग आपकी बातें सुनेंगे और बहुत सारी लड़कियां आपसे इंस्पिरेशन लेंगी, और जिस कश्मीर को आपने देखा है 70s में 80s में, वो कश्मीर अब लौट कर आ रहा है, मोर मॉडर्नाइज, एडुकेशन ओरिएंटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, टूरिज्म कैपिटल बन रहा है, बिल्कुल सेफ बन रहा है। देश कश्मीर की मदद करना चाहता है, बट एक्चुअली आई फील कि सबसे ज्यादा मदद अंदर से होगी आप जैसे लोगों की वजह से, जिन्होंने इतनी ज्यादा जिंदगी देखी है, जिन्होंने इतने ज्यादा चीजें को एक्सपीरियंस किया। तो ऑफ कोर्स आपने जो ये बोल रहे हो, हम लोग थ्रू इंटरनेट काफ़ी चीज़ें हम समझा सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि ख़ास करना बच्चियाँ और बच्चे दोनों इस टाइम पे ना, वो नहीं है कि अब कोई उस टाइम भी मैं लेट मी टेल यू वन थिंग, कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है उसमें पढ़ाई को एक बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। कश्मीर के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं, अब आप अगर देखोगे ना कश्मीर का मतलब जो मेडिकल वहाँ सेटअप है इतना अच्छा है कि आप वहाँ से, कहीं लोग यहाँ से जब आएंगे तो कहीं जाके कहने नहीं, हम जाके वापस अपने कश्मीर में जहाँ के वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाएंगे। इतना अच्छा है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमको उनको अवेयर, यू आर राइट, हमको बच्चियों को अवेयर करना पड़ेगा थ्रू एजुकेशन, थ्रू, ज़रूरी नहीं है कि एक ही, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं है। आपने अगर आपके पेरेंट्स, मैंने जैसे आप जानती हूँ, जितना थोड़ा बहुत आपको जान पाई हूँ, आपके पेरेंट्स मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और आपने अलग रास्ता चुना। आपके पेरेंट्स को हज़म करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमको उन बच्चों को भी उनके रास्ता, उनको जो चाहिए, उनको जो एक्चुअल बनना चाहते हैं, वैसे वैसे एवेन्यू देने पड़ेंगे उनको जी। हमको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए काफ़ी सारे मतलब NGOs हैं, काम कर रहे हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, आप जैसे लोग थ्रू इंटरनेट ये सब पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, और आप जैसे लोग, हाँ कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक बात मतलब बड़ी इम्पॉर्टेंट भी है। मैं बच्चियों को आपके थ्रू ये एक मैसेज देना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर की बच्चियों को, कि इस टाइम पे ना आपको कमी नहीं है, आपके पेरेंट्स भी और आपका माशरा भी, जितना भी आपकी गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो। खाली पढ़ाई नहीं, जिस भी फील्ड में आप चाहोगे आप आगे बढ़ो, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर जो है ना यही हमें हर चीज़ों से रोकता है। आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप घर से निकलोगे नहीं बाहर, स्टेट से बाहर जाके अलग अलग जगहों से, अलग अलग इंस्टीट्यूट से कितनी फैसिलिटीज़ बाहर आके मिलती हैं। कई लोगों ने तो हमारे स्टेट के लिए अलग अलग कोटास रखे हैं कि कश्मीरी पंडित का ये कोटा, कश्मीर के जो सर्व करते हैं उनका ये कोटा, वो सब है। बट हम करने के लिए तो तैयार हों, हिम्मत तो करें आगे बढ़ने के लिए। हिम्मत, यस, हिम्मत के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये TRS है मैम। यस, आपको पता है मैं आपको क्या पूछने वाला हूँ अभी? पूछ लीजिए बस कुछ इनकाउंटर के बारे में। जब आपने पहली बार बंदूक उठाई, क्या सोच रहे थे? आपके दिल में क्या हो रहा था?
आपको मैं बताऊं, पहली हालांकि मैंने जो प्लान ऑपरेशन था दैट वाज ए डिफरेंट, जो विदाउट प्लान, अब आपने गन की बात की कैसे उठाई, मैं तो ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहा हूँ। ट्रेनिंग के बारे में, ओके, ट्रेनिंग के बारे में मैं बड़ी बिंदास, मैंने कहा ना, मैंने कभी लड़कियों की तरह जिया ही नहीं जिंदगी। मैं जब बचपन से ही वो कंचे, वो उन दिनों यही चीज होती थी जी। वो गिल्ली डंडा वो सब खेलती थी, लड़कों के साथ ही खेलती थी, तो मुझे कभी ये लगाने के लड़कियों गन उठाई, वो एक मुझे तब ट्रेनिंग के टाइम पे, और मुझे कभी, मैंने कहा ना, मुझे कभी नहीं मुझे हमेशा, आज भी वही एक थोड़ी वीकनेस है मेरी, दैट आई एक्सेप्ट दैट वीकनेस, कि मुझे लगता है, मुझे अगर किसी चीज़ में मैं फेल होती हूँ ना, तो मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती जल्दी। मुझे लगता है मैं तब तक कोशिश करती रहती हूँ, जब मेरा लास्ट, मतलब कई बार मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, यार बस कर, छोड़ दे, ये नहीं हो पाएगा। और आपके हस्बैंड एक एनएसजी कमांडो है, बस ये मेंशन करना है। एनएसजी के फोर्स कमांडर रहे, ही कमांडेड एनएसजी, और उन्होंने एनएसजी का आपने सुना होगा, खैर एनएसजी ने बहुत सारे बड़े बड़े इनकाउंटर्स हुए हैं, जिसमें मुंबई हुआ है, फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं, ये वाला जो पठानकोट इनकाउंटर वाज लीडेड बाय माय हस्बैंड। तो उसका मैं आपको दोनों का एक्सपीरियंस एक बताना चाहूँगी। जब मैं इनकाउंटर्स पे जाती थी, खुद एज ए लीडर जाती थी, और बेस्ट थिंग मैं आपको बताऊं, मैं अपने जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो अभी यंग जनरेशन है, मैं उनको बताना चाहूँगी, मैंने कभी बीइंग ए फीमेल, शायद एक रीज़न था, मैं कभी लड़कों, जो मेरी टीम होती थी, मैं कभी उनके पीछे नहीं जाती थी। जैसे होता है कि जनरली क्या होता है ना, लड़के खुद मुझे बोलते थे, मैडम जी अगर आप आगे जाओगे, आपको कुछ होगा तो हमें कौन बचाएगा, आप हमारे पीछे चलो और हम आपके आगे, मतलब आगे चलते हैं, तो आपको कोई मारे ना। तो मैं हमेशा उनको नहीं सुनती थी और मैं हमेशा आगे रहती थी। वो एक रीज़न था कि उनको स्ट्रेंथ मिलती है। उसी तरह वो एक, मैं जब वो लड़ाई में जाती थी, तो मुझे कभी डर नहीं होता था, जब लड़ाई शुरू होती है, फिर एक ही होता है कि भाई मतलब अपना वो जीतने की एक वो होती है कि अपनी जान बचा के और आगे जो सक्सेस लेनी। तो उसके बाद मुझे सबसे बड़ी, मेरी एक स्ट्रॉन्ग, मैं बताऊं, मैं उसके लिए बिलीव करती हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि जब तक हमारे साथ किसी गलत, आप दहशतगर्द कह लो, क्रिमिनल कह लो, जब वो मर जाता है, जब उसका इनकाउंटर हो या कुछ हो, उसके बाद मैं उसके साथ कोई, मतलब वो कहते हैं ना, जैसे घसीटना, पैर से वो करना, धक्के मार, वो सब मुझे टॉलरेट नहीं होता था, मैं वो करने नहीं देती थी। उसके बाद क्योंकि हमारी लड़ाई उसकी, जब तक उसकी सांसें थी, उसके बाद तो वो एक मांस का लोथ पड़ा है हमारे सामने, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको फिर दफनाना, ये सब करना, जो भी करना, व्हाटएवर। तो सेम टाइम जब मेरे हस्बैंड, मतलब जैसे पठानकोट में गए, तो मैंने वो चीज़, दोनों चीज़ों को कंपेयर अगर करें, वो देखी है लड़ाई, और पीछे रह के जो लड़ाई मैंने लड़ी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे एक मेजर साहब जैसे निरंजन शहीद हुए थे पठानकोट के इनकाउंटर में, उसकी फैमिली को जाके बताना, दैट वाज अगेन ए, मतलब बिग जंग, वो कह लो बड़ी जंग थी। फिर अपने ऑफिसर्स की वाइफ्स को मतलब हौसला देना। आर्मी से मैंने एक वो चीज़ सीखी है जो होती ना, रेजिमेंट में कैसे रहना है, मिल के रहना, टीम वर्क, कैसे एक दूसरे के लिए, मतलब फैमिली रहना, वो मुझे वहाँ पे मिला। पुलिस से एक मेरे को स्ट्रेंथ मिली, मुझे मेरे कई सीनियर ऑफिसर्स में, आज मैं आपको बताऊँ मैं कैसे काम कर पाई। मेरे बॉस जो होते थे वो सीधा, मतलब आर्मी ऑफिसर्स को कहते थे, सर अगर मेरी ऑफिसर ये, आप इसको देखें, तब मैं बहुत छोटी यंग पतली सी, कोई एकदम बिलीव भी नहीं करेगा ना कि ये कुछ कर सकेगी लड़की, और लड़की को अपने आप को मनवाने के लिए तो बहुत आपको मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अप्रूव करना पड़ता है। तो
उस पे मानने के लिए एक मेजर जनरल, और जनरल क्यों मानेगा भाई? वो उनकी वो थी कि ऐसे बोलते थे कि सर अगर शाहिदा आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे कि मेरे पास आएगी तो फिर इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, फिर लंबी कहानी उन दिनों, फिर वो तब तक तो वो इन्फॉर्मेशन ख़राब हो जाएगी, इसको डायरेक्ट ही आपको कॉल करेगी, ये सोचना कि मैं कॉल कर रहा हूँ। वो वाला भरोसा हाँ जब मिलता है ऑफिसर्स को, जब आपको मिले तो आप अपना बेस्ट दो। फिर मुझे लगता था कि नहीं, ये मुझ पे इतना भरोसा करते हैं तो मुझे इनको 10 गुना आगे बढ़ के दिखाना है। तो वो जो कम्प्लीमेंट्स आज भी मुझे मिलते हैं अपने सीनियर से, आज भी जो बोलते हैं, कहते हैं कि तुम जैसा कोई हो नहीं पाया, वो जो मुझे, मेरे लिए बहुत कुछ होता मेरे को, मैंने ज़िंदगी में ना, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है, कि मुझे इसलिए रिग्रेट नहीं है कि मैं एक टाइम ऐसा था कि मैं बहुत एग्रेसिव थी, एग्रेसिव इन द सेंस यूनिफॉर्म पहन के, गन उठा के, मेरे पास एक गन में AK-47 उठाती थी, दूसरा मैं पिस्टल रखती थी। सब मुझे पूछते पिस्टल क्यों रख रही है? मैं कहती थी अगर मैं ये लड़के, मैं और मैं कभी बड़ी टीम लेके नहीं जाती थी, मेरे पास एट द मोस्ट 20 लड़के, 10 की टीम से हम जाते थे। सब पूछते थे ये क्या, फिर वो एक होता ना जैसे प्रोपेगेंडा हम भी करते थे कि लड़के बोलते थे मैडम ने पता नहीं NSG कर रखी है, मैडम ने कमांडो कर रखी है, ये इसलिए डरती नहीं है, ये हम इसलिए 10 लोग लेके चलते। लोग हैरान होते थे, अब 10 लोग लेके क्यों चलते हो? तो वो मैं पिस्टल इसलिए रखती थी कि अगर हम 10 लोग कहीं घेरे में आए, कई बार घेरे में आए तो मुझे जिंदा उनके हाथ नहीं लगना, मुझे अपने आप को, ये पिस्टल तो छुपी हुई है, इससे अपने आप को ठोकना है। तो दैट वाज सच काइंड ऑफ, मतलब दम और हिम्मत करके चलते थे, तब कामयाबी मिलती थी। मैंने आपसे बंदूक के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि मैंने एक बार जिंदगी में बंदूक उठाई है, उठा के मैंने ऐसे पॉइंट कर दी और नीचे रख दी क्योंकि डर महसूस हुआ। एक्चुअली पता क्या, गन का ये एक असूल भी है ना। एक तो पहले हमने तो शुरुआत उससे की है, वो 303, वो यहाँ पे झटका बड़ा लगाती है, वो ऐसा है, वो मतलब पहले ट्रेनिंग उसी से होती है। आप जो फायर करोगे ना, वो उतना ही जोर से कंधे को मारती है, मतलब उसका वो नहीं जो पुराने ज़माने की गन, वो उसको फायर करके तो उसके बाद वो झटका बड़ा होता था, तो झटके हमें भी लगते थे। बट अब ये कुदरत कह लो या कैसा, मतलब मेरा बचपन से था, मुझे कभी ये सब डर नहीं लगे। और हमने थोड़ा सा, मुझे कब हमने जब ट्रेनिंग की थी, ये जो CRPF के अंडर 3 महीने का, ये जो हमारा पहला बैच था, जो फीमेल्स को भी उन्होंने 3 महीने का वेपन टेक्टिक्स कोर्स करवाया था मुदखेड़ में, महाराष्ट्र में। तो उस ये नंदेड़ डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा वो है, जगह है, तो उसमें जब हमने ट्रेनिंग की तो उसमें क्या नाइट फायर बताते हैं। तो नाइट फायर फिर पता चलता है कि जो गोली लगती है वो रिकोशे होके वापस भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा बड़ा, इसीलिए फायरिंग बट पे बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, उस एरिया में किसी को नहीं जाने देते। गोली वहाँ लगेगी, कहीं अगर बहुत ज़्यादा हार्ड लोहा है तो कहीं लग के वापस आपको लग भी सकती है, कहीं लोग लगी भी। तो इसीलिए डरना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट फायर करने में ऐसा नहीं है कि सारी गोलियां पीछे आएंगी, आगे ही जाती है गोली बेसिकली। मोस्टली आगे जाती है, ठीक है, ओके। मोस्टली नहीं, सारी आगे जाती है। वो कभी किस्मत खराब हो, ऊपर वाले ने कुछ गलत लिख दिया हो आपकी किस्मत में, वो वापस आगे आपको लग सकती है, बट जनरली नहीं। किस्मत का रोल होता है कॉम्बैट में? बिल्कुल, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये मैंने आर्मी ऑफिसर से जाना। ओके, एनकाउंटर्स के बारे में, कॉम्बैट के बारे में जानने के लिए पहले मैं आपको आपके पहले एनकाउंटर के बारे में पूछना चाहूँगा। अच्छा, मैंने फिर एनकाउंटर, एक जो मैंने आपको बताया कि प्लान एनकाउंटर था जी, जो हमारा बिल्कुल हम टीम के साथ गए। उससे पहले एक छोटा सा एनकाउंटर हुआ जब मैं नॉर्मल एक पुलिस ऑफिसर, अभी यंग, जाके स्कूटर चलाती थी। मतलब मेरे पास एक वेस्पा स्कूटर था जिस पे मैं चलती थी, और मेरे साथ यूजुअली, मैं अभी नए वो ट्रेनिंग करके प्रोबेशनर जाते हैं, तो मेरे साथ मेरे पीछे एक लड़की, जो वो भी कांस्टेबल थी, बैठी हुई थी। तो हमें पता चला कि
फलानी जगह, मतलब मोहल्ले में, मीन्स सिटी में, लाइक हम यहाँ बैठे हैं तो सिटी में कोई बोल दे यहाँ नीचे मिलिटेंट आ गए। तो मैं इतनी पागल थी, आप मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, जब मैं कि कोई मेरा कोई उसमें वजूद नहीं था, मिलिटेंसी लड़ नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, कुछ भी। आप सिंपल एक पुलिस ऑफिसर जैसे रास्ते पे चलते चलते, तो उसकी मैं एक छोटी सी बात भी बताऊंगी आपको कि मुझे बड़ा मेरा ड्राइवर हंसता था, मैडम जी आप यहाँ क्यों आ गए, आप जाके वहीं पे जाके काम कीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है यहाँ पे। मतलब वो कहता था कि मैं सिटी में जब आई तो उस टाइम की बात बतानी। तो उसने मुझे पता चला इट वॉज नॉट माई जॉब, मेरे को कोई ना, मेरे को ज़रूरत थी उस साइड, मैं उस एरिया में ना भी जाती तो मुझे कोई पूछता नहीं। मुझे याद है मैं वहाँ से मुझे पता चला सिटी में घुस गए। मैंने स्कूटर दबाया और खूब फुल गियर लगा के पहुँची, एक्सीलेटर लगा के पहुँची वहाँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई वेपन नहीं था ना, क्योंकि मैं तो नॉर्मल ऐसे कहीं काम से गई थी। तो इनकाउंटर शुरू हुआ, एक मिलिटेंट अंदर था एक जगह नीचे मकान में, हम छत पे चले गए, मैं भी छत पे चले गई। अब चल रहा है तो मुझे याद है एक हवलदार था, उसके पास एक गन थी, बड़ी गन थी, जो SLR जनरली पुलिस के पास होती है, आजकल थोड़ा कम में, पहले बड़ी होती थी, बट बड़ी इफेक्टिव गन है। तो वो साइड पे जैसे मोंटी होती है ना, जो जैसे छत के ऊपर जो बनाया जाता है, एक छोटा सा सीढ़ियों के ऊपर लेके, वहाँ पे वो खड़ा, साइड पे खड़ा था। मैं देख रही हूँ ये बंदा खड़ा है, इसके पास गन है, मेरे पास गन नहीं है। मैंने उससे लिटरली, अब वो उसने मुझे कैसे दे दी आई डोंट नो, मे बी वो डर गया, सीनियर ऑफिसर है, मैं क्या मना करूँ। तो मैंने उससे छीन के मैं वहाँ बिल्कुल एक वो ताक में लेके फायरिंग शुरू हो गई मेरी भी, बिल्कुल आमने सामने। तो काफ़ी देर फायर होता रहा। वो मिलिटेंट, कन्फ्यूजन ये था कि पता नहीं 4-5 अंदर हैं, क्योंकि वो क्या करता था, पूरे घर में घुसा हुआ था, तो वो एक एक एरिया में जाके फायर कर रहा था। तो इट वाज लिटरली कवर्ड बाय द, मतलब कवरेज हो रही थी, पूरा सिटी देख रही थी उस इनकाउंटर को, क्योंकि वो सिटी में हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि काफ़ी, जब अब मैगजीन जितने भी हमारे फायर वो ख़त्म हुए, तो एक पीछे से और एक आया, मतलब वो मुझे कहता, मैडम जी यहाँ से उठिए, ये बड़ा ख़तरनाक मतलब जगह आपने पकड़ी है, यहाँ पे ब्रस्ट मार के आपको मार देगा। और यू विल नॉट बिलीव मी, ये मैं किस्मत की बात कह रही हूँ आपको, वरना मेरा तो निशान भी नहीं होता, मैं उसी इनकाउंटर में चली जाती। मैं वहाँ से, उसने मुझे उठाया, कहा आप अगर करना ही है तो आप इस साइड जाइए। वो कोई ऐसे नॉर्मल बंदा था, सिविलियन था वहाँ छत पे, ये यहाँ पर गलत एंगल आपका है, पता कुछ नहीं था। मैं जो ही उठी वहाँ से, मैं इस साइड गई, आप यकीन कीजिए उसी जगह पे ब्रस्ट आया। वो जो पूरा सीमेंटेड वो था, ग्रिल्स थे, वो पूरा टूट गया। तो वो नेचुरली वो मेरे पे लगना था, दैट वाज किस्मत की बात। तो वो वाला, दैट वाज फर्स्ट माय एक्सपीरियंस टू होल्ड द गन अगेंस्ट दिस क्या कहते हैं, गलत लोगों के, दहशतगर्दों के। तो उसके बाद फिर जब मैं आई, फिर प्रॉपर टाइप से प्लान जब हुआ। उस एनकाउंटर के एंड में हुआ क्या? वो तो हमने कर लिया था, दैट वाज इनकाउंटर वाज सक्सेसफुल, और वो उसको मार दिया था। मतलब सिटी में घुसाएगा तो कैसे जाने देगा कोई। तो इट वाज टोटली प्योर, पुलिस वालों ने ही मिलके आपस में, हमने ही सबके चारों तरफ लग के हमने निकाला। दैट वाज माय एक्सपीरियंस, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस जैसे गन उठाने। फिर उसके बाद जब मैंने फर्स्ट इनकाउंटर जो हमने प्लान करके किया, जिसकी इंफॉर्मेशन निकाली, वो दैट वाज समहाउ गलत से फायर हो गया एक लड़के से। फायर इसलिए हुआ कि वो भी एक्साइटेड हो गया, इन्फॉर्मेशन थी। अब जैसे मुझे ये मतलब बीइंग ए वुमेन, शायद उस टाइम पे सीनियर्स ने सोचा, जो मेरे सीनियर थे उस टाइम पे, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप इन्फॉर्मेशन लाइए। देखिए जनरली क्या होता है ना कि लड़की को बताया जाता है कि इन्फॉर्मेशन लाइए, लड़ेंगे हम, आपको एटलीस्ट ये डर ना जाए। जनरली मुझे तो कोई जानता नहीं था ना, कि दिल से तो मेरे अंदर तो किसी को झांक के नहीं पता कि भाई मैं क्या डरती भी हूँ या नहीं डरती हूँ। उन्होंने एक जनरल बात बोली थी कि आप इन्फॉर्मेशन लाइए, लड़ाई हम आपसे नहीं करवाएंगे, कोई और जाएगा लड़ने के लिए।
तो मेरे दिमाग की, अपने दिमाग की मैं बात बता रही हूँ कि जब मुझे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने किसी को नहीं दी, मैंने सर को बोला कि मैं करूँगी ये इनकाउंटर। और मैंने कोई टीम नहीं थी, टीम जैसे होता है कि 2 तुम दे दो, 2 तुम दे दो, ऐसे इकट्ठे करके एक टीम बना के लेके गई। जो अपनी टीम नहीं होती तो तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं बेसिकली। तो फिर उस टाइम तक ना क्या होता ना कि दिखना भी बड़ी बात थी, क्योंकि आपको कोई दिख गया, मतलब मिलिटेंट या दहशतगर्द दिख गया, तो वो दिख गया लड़कों को, वो काफ़ी थे, 8-10 थे। तो जब वो दिख गए तो उनको, मतलब वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट में, कि उसने सोचा मैं ही मार दूं पहले, विदाउट एनी कॉर्डन एंड ऑल। तो उसके बाद फिर जो ही उनको पता लग गया अब हमारा कॉर्डन लूज था, तो वो भागना शुरू हो गए। और हम इतने स्टूपिड थे, मेरा वो फर्स्ट इनकाउंटर, और हम पता नहीं 3 किलोमीटर उनके पीछे भाग ही रहे। वो आगे भाग रहे हैं, हम पीछे भाग रहे हैं। अब देखो, चोर को तो डर होता है, ये चोर तो भागता है, वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, उसको पुलिस का डर होता ही है। और हम फिर मुझे एक, वो कहते हैं ना, वो गांव बूढ़ा जैसे लंबड़दार होता है, वो आगे से आ रहा था। मुझे उसने एकदम कहा, मैडम जी रुक जाइए, एक अगर देखो ये मतलब सिंपल सी बात है, एक अगर आप पीछे मुड़ के खड़ा हो गया, आपके 5-7 गिरा देगा, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये फिर आएंगे, आप मत इनका पीछा कीजिए, अभी आगे जंगल है। तो उसने हमें लिटरली रोका। फिर मैंने सोचा, थोड़ा सा होल्ड किया। आई वॉज वेरी मतलब डिस्ट्रेस कि मैंने इतनी बड़ी मेहनत होती है ना, कि खबर निकालने में बहुत टाइम लगता है, इंफॉर्मेशन गैदर करने में। तो जब मुझे बड़ा फील हुआ, मैं बड़ी परेशान खड़ी थी। तो शाम हुई, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे मतलब DIG, SSP, सारे जितने थे, मतलब सीनियर जूनियर सारे ऑफिसर्स जो पीछे थे, सारे आए ऊपर। मतलब पहाड़ पे था, मतलब पहाड़ पे वहाँ आए। तो मैं बड़ी शर्मिंदा अपनी जगह कि ये तो मतलब मेरे लिए तो, मेरे हिसाब से तो फेल था। तो लेकिन मुझे सबसे बड़ी बात मैं कहती हूँ, हौसला अफजाई की बात मैं कह रही हूँ, मेरे सीनियर्स ने मुझे ये कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू, कि तुमने मतलब इतनी 100% खबर मिलती ही नहीं है, तुमने इतनी मतलब इतना इन्फॉर्मेशन गैदर करके लाए कि चलो कोई बात नहीं, आज चले गए कल आ जाएंगे। तो उसी पे फिर मेरे को क्या हुआ कि मेरे एक और मतलब मिडिल रैंक के कोई ऑफिसर थे हमसे, जो थोड़े से सीनियर थे, उनको बर्दाश्त कहाँ होता था, वो पहले से ही बेचारे परेशान रहते थे, उनका काम अलग। तो वो बोले, कहते ये लड़कियों का काम नहीं, ये कहाँ आपसे मरेंगे मिलिटेंट, ऐसे बोला, कहाँ आपसे मरते हैं, आपके लड़कियों का काम होता है बर्तन चूल्हा चौका करना, ये मिलिटेंट मारना उनके बस की बात थोड़ी है। और फिर आपने बोलो? मैं कुछ नहीं बोला उसको, क्योंकि मैं बोला नहीं, मैं अपनी जगह परेशान थी। मैंने कहा अल्टीमेटली तो ही वाज राइट दैट टाइम, कि नहीं कर पाया। जिंदगी में फिर कितने मिलिटेंट्स को मारे? फिर मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने आप को नीचे देखते हुए सिर्फ अपने आप से वादा किया, और उसको कुछ बोला नहीं। अपने हाथों को कहते हैं ना, वो मुट्ठी बांध के ये कहा कि आज बेशक मेरा ये सक्सेसफुल इनकाउंटर नहीं होगा, उसके बाद तुम नहीं जानोगे, सारी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जानेगा कि एक औरत क्या कर सकती है। मुझे बहुत चुभी थी, मुझे बहुत चुभती है, आज भी चुभती है कोई जब किसी फीमेल पे, औरत पे कोई बात आती है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, बट उसको उसके अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना होगा। तो फिर रेस्ट इज हिस्ट्री, फिर चलता गया। फिर 5 साल मैंने एक से एक। फिर हमारा ये होता था कि हाँ, मैं प्योर उसी लाइन में चली गई। 5 साल मैंने काम किया वैसे ही। किस लाइन में? मतलब एंटी मिलिटेंसी लड़ना, SOG जिसको बोलते हैं, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप। मैंने अपनी टीम तैयार की, मैंने अपनी टीम थी, मेरे अपने अच्छे लड़के। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ड्यूरिंग दिस टेन्योर मैंने ये हमेशा कोशिश की, कोई बेगुनाह ना मारा जाए, कोई सिविलियन ना मारा जाए, किसी बेगुनाह को हम जेल ना डालें, ताकि कोई उसके साथ ज्यादती ना हो। दैट वाज द रीज़न आई एम हियर। वरना बहुत लोग आज हमारे कहाँ नहीं, कितने लोग लड़ रहे हैं, कितनी दुनिया मतलब अपने जाने गंवा दी, मेरे साथियों ने जाने गंवा दी। इवन के मतलब एक इनकाउंटर में तो लड़के तो चलो शहीद हुए, मेरी फीमेल सोर्स थी, उसको
शरेआम शहीद किया गया, जिस 200 लोग और बैठे हुए मतलब बेशर्मों की तरह देख रहे हैं उसका मतलब उसको मारते हुए। ये बताइए, ये कहानी बताइए। अ, ये बहुत सारी लंबी कहानी है। हम इस छोटे सारे वो मुझे इट्स अ वेरी टचिंग थिंग कि मेरे लिए काफ़ी सारे सोर्सेज को जब क्या होता है कि आप जब काम करते हो तो आपका मतलब कहीं ना कहीं से लूप होल, ऑल्दो मैं बड़ा कोशिश करती थी किसी को पता ना चले, बट क्या होता ना जब आप गांव में रहते हो ना, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी जल्दी पता चल जाती हैं। आपके एक्शन एक भी अगर आप मतलब अच्छा सूट भी पहनते हो तो लोग गिनना शुरू हो जाते हैं कि इसने सूट कहाँ से पहना, ये कैसे आया। तो इस टाइप का क्या हुआ कि मेरे काफ़ी सारे पहले सोर्सेज पे अटैक हुआ, जो हुआ सो हुआ, बट शी वॉज टारगेट क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त सोर्स थी। वो उन दिनों हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन लेने का कोई तरीका नहीं था। आज के जैसे डेट में ना बहुत सारा इंटरनेट, तो आधा काम तो हमारा ये कर जाएगा। उस टाइम पे हमको बंदा देख के आता था और फिर वो नीचे आता था, हमको लेके जाता था। और हम कैसे जाते थे वो मतलब कैमोफ्लाई करके, मिलिटेंट बन के या फिर सिविल बन के, कुछ भी करके जैसे हम जाते थे। बट उस लड़की में वो दम होता था, उसको पता था। अच्छा, मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि हमने बहुत धोखे बड़े खाता है इंसान, क्योंकि जो इन्फॉर्मर होते हैं, मैक्सिमम इन्फॉर्मर क्या होते हैं, कुछ लोग जिनका एक बिजनेस बन जाता है इन्फॉर्मर्स का। वो आप आर्मी आ गई, आर्मी से निचोड़ लिया पैसे, खबर है नहीं क्योंकि गांव में चढ़ नहीं सकते, वो बदनाम हो चुके हैं कि ये इन्फॉर्मर है। पुलिस आ गई, पुलिस से ले लिया। इस टाइप के बड़े इन्फॉर्मर मिलते हैं फील्ड में, जिनका कोई काम काज होता नहीं है। वो बस अब वो क्या करते हैं, वो गेम खेलते रहते हैं, वो फिर कैश करते रहते हैं। झूठ समझो 2 दिन की पहली खबर दे देंगे, बुला लेंगे, फिर वो एक्चुअली वो गलत खबर होती है। तो उसमें क्या होता है कि हम भी कई बार उस तरह से धोखों में चले गए, पहुंच गए, वहाँ नहीं मिला, पता चला 2 दिन के पहले आए थे, खाना खा के चले गए। उस लड़की को पता था, मेरा बड़ा सीधा फंडा था, अगर गलत खबर हुई तो मैं अच्छी खासी मतलब खबर लूँगी। गलत खबर मत देना, आप खबर दोगे तो सीधी दो, 100% करेक्ट होनी चाहिए, घुमाना नहीं हमें। तो उसको पता होता था कि ये घुमाने वाली खबर इनको नहीं देनी, तो वो लड़की लेके जाती थी। कई बार एक इनकाउंटर हुआ जिसमें वो रात को वहीं साथ थी, मिलिटेंट उसी घर में थे, वो भी थी। वो जब सुबह आई, मैंने कहा झूठ, तुम झूठ बोलती होगी, क्योंकि लोगों को क्या होता है कि इसमें बेनिफिट्स भी हम देते हैं, जैसे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, कैश भी दी जाती है, फिर प्रमोशंस, जॉब, मतलब वो सब तो इंसेंटिव्स बहुत मिलते हैं। तो मैंने कहा कहीं कहीं क्या इंसेंटिव्स के पीछे भी होता है इंसान। तो मैं उसको बोला, कहती नहीं, आप चलिए, आपको वहाँ मिलेंगे। हम ऐसी जगह थी कि जहाँ पे हम अगर सिविल मतलब अपनी पुलिस की गाड़ियों में जाते तो शायद उन दिनों इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता था, हमारे पास गाड़ियाँ भी कम होती थी, बहुत सारी चीज़ें कम होती थी। तो हम ट्रक में गए। जब वहाँ गए तो मुझे अभी तक याद है, जुलाई का टाइम था। तो जुलाई में बहुत बड़ी बड़ी वो जो क्या बोलते हैं इसको, मक्की होती है, मेज़, जो काफ़ी ऊंची होती है, तो 6-7 फीट थी। तो हम जो ही उतरे ही तो वो भाग के उसमें चले गए। उस टाइम पे फिर जब हमने पूछना शुरू कर दिया तो घर वाले तो मानेंगे नहीं, तो आगे से फिर क्या होता है, वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब एक्चुअली क्या होता है कि फिर लड़ना शुरू हो गया, क्यों आप हमें तंग करते हो, आप हमें ये करते हो, वो करते हो। तो मैंने उनको बोला, इनके साथ दिमाग ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आइए हम चलते हैं, खुद ढूंढेंगे। तो कई बार कतराती है दुनिया कि मक्खी में कैसे घुसेंगे, क्योंकि कोई भी छुपा होगा तो कोई भी हमें एंगल ले सकता है। उस टाइप का जिगरा था मेरा, मतलब रादर अभी भी है जिगरे की बात, तो वो कभी जैसा होता है वैसे ही रहेगा हमेशा। एक इंसान की फितर नेचर जो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो आगे चलते गए तो वो खैर हमने फिर उस मक्खी में देखा, मतलब लकीली हम वो पत्थर के पीछे था, तो जो ही एक ही वो झटके में अगर वो चाहता तो हमें बहुत नुकसान कर सकता था। मैंने देख लिया लकीली। वो मैं कहती हूँ लक बहुत काम करती है ऐसी चीज़ों पे जब आप फील्ड में हो।
तो मैंने उसका वो बैरल हिलते हुए देखा, तो मैंने सबको बोला लेट जाओ, मैंने शोर मचा के ज़ोर से चिल्ला के बोला लेट जाओ, सब लेट गए। तो फिर वो शुरू हो गया था हमारा मतलब इनकाउंटर। तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन देती थी, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो थोड़ा सा पता लग गया मिलिटेंट्स को पता लग गया। तो उसको काफ़ी बार ऐसा हुआ, उन दिनों फ़ोन वो लैंडलाइन होते थे, तो उसको बुलाया गया, तो मुझे पता चल गया था कि इसको मतलब बुला रहे हैं। फिर काफ़ी बीच में बहुत लंबी कहानी है, कुछ और को शहीद किया गया, जो सोर्स थे उसके रिलेटिव थे, वो भी मेरे सोर्स थे। तो मुझे पता था शी इज़ इन हिट लिस्ट, तो उसको मारा, कभी भी उसको कर सकते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था, बीइंग ए फीमेल, अगर ये हाथ आ गई तो इसके साथ बहुत ज्यादती हो सकती है। तो जो मैंने उसको बोल रखा था कि तुम चाहे कुछ भी हो, तुम उनके हाथ मत चढ़ना, चाहे जान देनी पड़े, तुम्हें पता है कि हर हालत में अब ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो मरना तो है ही है। तो फिर वो सीधे ही सीने पे खा लो गोली, या फिर के धीरे धीरे काट के खा लो, तो वैसे कर लो, दोनों चीज़ें, चॉइस इज योर्स। तो दूसरा उसको मैंने बोला था, इस एरिया से कभी नहीं तुम निकलोगे, ये जो 1 और 2 किलोमीटर का एरिया है, मेरे बताए बगैर, साथ जाते हो तो ठीक है, बट अकेले नहीं जाओगे, चाहे कोई भी बुलाए। अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना पड़ा, मुहर्रम के दिन थे, मैं जाके उसमें चली गई, 2-3 दिन के लिए मैं अपने गांव चली गई, पुंछ। तो जो ही मैं गई, तो अब इसके पीछे देखो जाल क्या बिछाया, इसी की अपने कज़न को बुलाया गया, भेजा गया। कज़न को बोला जाना कहाँ है, एक पीर बाबा जैसे ज़ियारत, जैसे यहाँ पे हम जाते हैं हर थर्सडे को हाजी अली या कोई भी बड़ी निज़ामुद्दीन इसमें चले जाएं, या फिर अजमेर शरीफ जाते हैं। तो इसी तरह वो थर्सडे था, उसको बुला के लेके गई। तो कज़न जब लेके गई तो वहाँ प्लान था, पूरा जाल बिछा हुआ था। तो दे वांटेड कि इसको हम किडनैप कर लें, सो दैट दे विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। बट लड़की स्मार्ट थी, इसने आया, एक दूर बैठा, 2-3 दूर बैठे, एक आया, तो उसको बुलाया, बोले चलो, बोले कहाँ, अमीर बुला रहा है मेरा। तो बोला अमीर मैं नहीं जाती। अब इसको दिमाग में था कि मुझे मैडम ने बोला है कि मेरे को नहीं जाना है, तो मैं नहीं जाऊंगी। बोला अमीर को बोलो यहाँ आके बात करे, क्योंकि वहाँ पे पूरी जितनी भी वो ज़ियारत थी, जो वहाँ पे पीर बाबा था, तो 200-250 लोग खड़े। अब पीर बाबा पे तो थर्सडे को बहुत दुनिया होती है। तो इसने कहा मैं नहीं जाऊंगी। इनकी आपस में मतलब हाथापाई हुई, वो पकड़ के उसको खींच के ले जाने लगा। तो शी वाज सच ए स्ट्रॉन्ग लेडी गर्ल, उसने ऐसा इसके साथ हाथापाई में उसकी गन गिर गई, ये भागी। अब अनफॉर्चुनेट इसका ये किस्मत खराब थी, किसी ने आगे आके ये नहीं किया भाई इसको बचाएं, वो तमाशा देखते रहे। आगे ना वो बारिश पड़ी हुई थी, तो थोड़ा पानी कीचड़ था, तो उसका पैर फिसला, वो गिरी, तो पीछे से दूसरा आया, उसने ब्रेस्ट मार दिया। तो दिस वाज ओपनली, मतलब शी वाज ओपनली मर्डर्ड। और लेकिन सबसे बेस्ट थिंग थी कि उनके साथ नहीं चलती। अगर डरपोक होती, उसमें दम नहीं होता, तो वो मरना तो फिर भी था, छोड़ना तो उन्होंने फिर भी नहीं था उसको, लेकिन वो इस टाइप से जाके लोगों ने जाने भी दी है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने, लड़कों ने अपनी मतलब बात रखने के लिए, देश के लिए, हमारे पूरे स्टेट में कहीं अब मैक्सिमम लड़े हैं। मुस्लिम्स लड़के लड़ते हैं, खड़े होते हैं, हमारे मेरे साथ रहे, सभी एक जैसे। आज भी वो जो बच्चे हैं, कहीं मेरे बाद आने के बाद, मैं जब वहाँ से पोस्ट आउट हुई उसके बाद भी लड़ते रहे। तो दैट्स। उस लड़की की एज क्या थी मैम? मैं भी 18, 19, 20 इसी यही थी, ज़्यादा नहीं थी, इससे ज़्यादा नहीं थी। क्या ये आपके करियर का सबसे इंटेंस इंसिडेंट था आपके नहीं, लिए? इससे भी बड़े इंटेंस रहे। दिस वाज एक्चुअली एक जब अपना साथी आप खोते हो, तो ऑफ कोर्स मैं उनको सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी।
मुझे आज भी जब कॉल आती है, कल ही मुझे एक मैं उनको बच्चों की तरह रखती थी, जो मेरा मतलब वहाँ पे साथी थे, एक लड़के का कॉल आया, कहता मैम हम मैडम जी हम आपको कैसे, मैंने कहा कैसे याद रखते हो, तो कहता मैडम जी हम कैसे आपको भूल सकते हैं, क्योंकि आपने हमें बच्चों की तरह रखा, बेशक हमें लड़ा, हमने जाके आगे लड़ा और आप हमारे साथ स्ट्रेंथ थे तो तभी हम लड़ पाए, वरना हमारी ये हैसियत नहीं थी। आज वो अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, कुछ हवालदार बने हैं, कुछ ASI बने हैं, कुछ सब इंस्पेक्टर बने हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो काफ़ी सारे इंटर्न्स रहे हैं, बट ये वाला थोड़ा सा तकलीफ दे था, क्योंकि ये लोगों के सामने जब हुआ, एक लड़की को शहीद किया गया और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था ये, तो कोई कुछ बोलता नहीं है। मैं हमेशा, जैसे अभी आपने देखा होगा इन दिनों एक मर्डर हुआ इसमें दिल्ली में, तो मैंने वो देखा, मतलब लोग गुजर रहे हैं, देवर लिटरली नॉर्मल, मतलब कोई वीडियो बना रहा है, कोई चल रहा है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो कहती हूँ उन सबको सजा मिलनी चाहिए। स्टैबिंग, कैसे स्टैबिंग में, अरे एक छोटा उस लड़के की आप मतलब हाइट देखो, उस लड़के की मतलब फिगर देखो, कुछ वो बहुत बड़ा कोई गुंडा नहीं था। 2 बंदे पकड़ के उसकी, मैं कहती हूँ 2 औरत भी अगर खड़ी हो जाए, नहीं पड़ती हिम्मत किसी की, चोर की हिम्मत नहीं पड़ती, मैं सच बता रही हूँ। चोर चोर होता है, हाँ आपके पास अगर कोई बहुत बड़ा ऑटोमेटिक वेपन है, उसके आगे आप खड़े नहीं हो सकते, लेकिन करने वाले उनके पे भी हिम्मत कर रहे हैं। ये टेररिज्म एक्चुअली क्या है कि ये हमारे देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। अब आप कल परसों देखा होगा, एक बच्चों को जाके स्टैब किया, एक साइकोपैथ था बंदा, फ्रांस में देखिए, कभी रोज हो रहा है वो किसी, अब क्या है कि हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको रिएक्ट कैसे करना है। देखो जिंदगी अपनी अपनी बचाते फिरोगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ करने के लिए ना वो थोड़ा सा हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी। जब आप गलत इंसान को देखोगे, बोलोगे, पहले ज़माने में क्या होता था, किसी बच्ची को कोई छेड़ के तो देखे, सारा गांव पूरा पढ़ के उसकी बंदे की तो मतलब हालत खराब कर देते, मार ही देते थे। तब लीचिंग होती थी, वो था सही तरीका। आज तो कोई बोलता ही नहीं, सामने कोई लड़की को छेड़ जाए, मार दे, कुछ भी कर दे, पड़ोसी को ध्यान नहीं रख रहा है कि भाई पड़ोस में क्या कुछ किसी को तकलीफ तो नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले अपने पड़ोस में तो देखो, कहते 7 घर देखो कि खाना बना है कि नहीं पूछ सकते, एटलीस्ट हेलो हाय तो करो, उसके तकलीफ तो नहीं है, कुछ काम में काम आओ। हम लोगों ने एक्चुअली, मैं तो ये हमेशा बोलती हूँ कि हमने वेस्टर्न कल्चर का जो गलत पार्ट था वो अडॉप्ट कर लिया। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। हमारे बच्चे ये कोशिश करेंगे कि भाई 18 के बाद अपने पेरेंट्स की नहीं सुननी है, अपने पेरेंट्स को नहीं मानना है, वो उनका अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उनसे हमने अच्छी चीज़ें क्यों नहीं ली? झूठ नहीं बोलना, झूठ वो कभी बोलते नहीं, कभी मिलावट नहीं करते। आप देखो हमारे दूध से लेके, आटे से लेके, चीनी से लेके, मसालों से लेके, इवन दवाई में भी हम मिलावट करने में नहीं कतराते। तो ये हमको खुद समझना पड़ेगा ना, अपने आप से पूछना पड़ेगा आखिर कब तक। सबसे मुश्किल जंग के बारे में पूछना चाहूँगा एनकाउंटर पर्सपेक्टिव से। सबसे मुश्किल एनकाउंटर कौन सा था आपका? सबसे चैलेंजिंग, या जहाँ आपकी लाइफ खतरे में थी? हाँ, एक वो भी एक मतलब खतरे में तो हमेशा ही रहती है जब आप घर से निकलते हो। मैं आपको मैंने बड़ा अलग से ज़िंदगी जी है। मुझे ये भी नहीं पता होता था कि कल मैं शायद वापस आऊँ। मुझे मेरी अभी भी फ्रेंड्स, मेरी जो मेरी कलीग्स थी वो हँसती थी। उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता होता मेरी जितनी पे आती थी, आई यूज्ड टू स्पेंड ऑल माई पे। कुछ तो जैसे मेरे घर सोर्स आए, उनको दे दिया, उनको खिला दिया, उनको पैसा छोटा मोटा जितना भी होता था, थोड़ी पे होती। कुछ मैं अच्छे कपड़े पहन के ये ख़त्म कर देती थी। ये मुझे होता था कि पता नहीं कल आज हम जा रहे हैं, वापस आएंगे नहीं आएंगे। और हमारी ऐसी टीम ऐसी थी कि हम जब
कहीं इनकाउंटर के लिए जाते थे, ऑपरेशंस पे जाते थे, फुल म्यूज़िक चला के। तो कभी-कभी और सबसे बड़ी बात थी कि मैं कभी अपने ड्राइवर तक को नहीं बताती थी कि कहाँ जाना है। बस हमको ये होता था कि डायरेक्शन यहाँ मुड़ो, वहाँ मुड़ो, यहाँ मुड़ो, क्योंकि वो कभी-कभी नाराज़ होता था कि आपको मुझ पे भी भरोसा नहीं है, मैं तो आप ही के साथ जा रहा हूँ। तो आप मुझे क्यों नहीं बताते हो, मुझे रास्ता ही बता रहे हो। मैं उसको ये बोलती थी कि देखो, तू है तो छोटा है, समझदार इतना नहीं है कि तू यहाँ से जाएगा, मैं तुम्हें बता दूँगी, तुम जाके कुछ खाना खाने जाओगे या चाय पियोगे या अपने पेरेंट्स को बताओगे या बीवी बहन को बताओगे या बीवी को बताओगे, तो वो कहीं से बात निकल जाएगी, तो वो सबकी ज़िंदगी का सवाल है। तो इसलिए मैं किसी को बताती नहीं थी। और फुल जब हम म्यूज़िक डाल के जाते थे, तो कई बार हमारे साथ कुछ दूसरा टीम से भी कोई एक आध हमें जब ज़रूरत पड़ती थी, इकट्ठे हो जाते थे, तो वो बड़े हैरान होते थे। वो बड़े शॉर्ट होके ना ऐसे जाते थे, अरे आप म्यूज़िक लगा के क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा वापस का पता है कि आएँगे कि नहीं आएँगे। तो इसलिए ज़िंदगी जितने है जी लो और इसको ऊपर वाले की मर्ज़ी पे रखो, तो देखो आप कामयाब भी होंगे और ज़िंदगी भी जीते जाओगे। तो वो एक मेरा तरीका था। हर पॉडकास्ट एपिसोड से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ या कुछ जज्बात मेरे दिमाग में एंटर हो जाता है। Good. आपसे सिर्फ मैंने हिम्मत सीखी है बहुत ज़्यादा एट द कोर। Great. बहुत सारी चीज़ें आई एम श्योर मैंने आपसे स्ट्रैटेजी के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा आज, नहीं, हाँ, सेल्फ बिलीफ के बारे में नहीं पूछा, नॉलेज के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, पर आपसे हिम्मत के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत कुछ सीखा है मैम आपसे। थैंक यू आज के एपिसोड के लिए, थैंक यू कि आपने देश के लिए जो भी किया, आई सल्यूट यू मैम। और Thank you. एंड में मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट को और जनरली जम्मू एंड कश्मीर को आप जैसे लोगों की ज़रूरत है ऑन द इंटरनेट। शायद मैम, थैंक यू। प्लीज इस पॉडकास्ट पर लौट कर आना और Thank you देश very में much. जितने भी पॉडकास्ट है उनमें से एटलीस्ट टॉप पॉडकास्ट पर आपको एक अपीयरेंस करनी है। आई फील थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जी जी जी, मुझे लगता है मैं खुश नसीब हूँ। शायद मुझे कुछ ऊपर वाले ने इसीलिए मतलब दिमाग इसी तरह लगाया है, इसी तरह दिया है कि मैं खुद चाहती हूँ कि मेरा जो एक एक अंग है, मेरा जो एक इवन कि मैं, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने बच्चों को जो सोचती हूँ कि वो क्या बने, मैं कभी ये नहीं सोचती कि वो बहुत बड़े आदमी बने, बहुत पैसा कमाएं। मैं तो उनको बोलती हूँ देखो घर तो बन गया, रोटी गाड़ी भी है, खाने को रोटी भी है, आपको वो बनना है कि आप हज़ारों की रोटी का ज़रिया बनो। आपको वो बनना है कि हज़ारों के दुख दर्द को आप मिटा सको। मेरा ये सपना है। फिर मैं यही सपना अपने पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर पुंछ के लोगों के लिए, पुंछ के बच्चों के लिए और सभी जम्मू कश्मीर क्या पूरे वर्ल्ड के, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए, और पीस एक जो है ना, मैं वो चाहती हूँ कि एक पीस की तरह मैं एक, वो कहते हैं ना, मेरा अगर आखिरी कतरा भी उस पीस के लिए लगे तो मैं तैयार हूँ। दैट्स इट। शुक्रिया। थैंक यू अगेन मैम, जो भी आपने देश के लिए किया। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। Thanks. थैंक्स फॉर हैविंग मी। ये था आज का पॉडकास्ट शायदा गंगुली के साथ। प्लीज़ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स पर। मुझे मिलिट्री वाले पॉडकास्ट, आईपीएस वाले पॉडकास्ट बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस भी भेजते रहिए दोस्तों। कमेंट अंडर द वीडियो। मैम को फॉलो कीजिए, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हमने कर दिए हैं लिंक। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइस, फ्रॉम रणवीर एंड द टीम, नमस्ते, जय हिंद।